Alright guys, let's start. My name is रितेश दहिया और इस सेशन में हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इलास्टिसिटी। ना बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही छोटे छोटे इसमें नंबर ऑफ टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए। और एट द सेम टाइम कई बार आपके नीट के एग्जाम में डायरेक्ट इसके फॉर्मूले पूछे हुए हैं या फिर फॉर्मूला बेस्ड इसके ऊपर सवाल आते हैं। ठीक है, सो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ पे हम मैटर की जब भी प्रॉपर्टीज़ की बात करें सॉलिड्स की, हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। एक कहते हैं इलास्टिसिटी, दूसरा कहते हैं प्लास्टिसिटी। नाउ इलास्टिसिटी आपकी वो प्रॉपर्टी कि अगर आपने मटेरियल को स्ट्रेच किया है तो उसकी अपनी वापस रीगेन शेप करने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो आपने जब उसको मान लो वो वायर है उसके ऊपर नीचे ब्लॉक लटका दिया, ब्लॉक लटकाने से उसकी लेंथ हल्की सी इंक्रीज होएगी, उसके बाद जब आप ब्लॉक हटा देंगे और वापस अपनी जगह पे आ गए, रस्सी को खींचा, उसे वापस छोड़ा, उसने अपनी शेप वापस रिगेन कर ली, इसको हम कहते हैं आपका इलास्टिसिटी। नाउ प्लास्टिसिटी आपकी वो प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। नाउ यहाँ पे हम कहते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो होएगी आफ्टर रिमूविंग ऑफ आपका डिफॉर्मल शेप, वो अगेन एग्जैक्टली अपनी शेप में आ जाए, उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक लिमिट आपकी वो लिमिट होती है कि मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच अ बॉडी रिटेन्ड इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड इलास्टिक, आपकी लिमिट कहलाती है। ये जितनी फोर्स आप लगा सकते हैं उसकी सेफ लिमिट, कि उससे ज़्यादा अगर आपने फोर्स लगाया तो पक्का बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, उस लिमिट को हम कहते हैं यहाँ पे आपकी इलास्टिक लिमिट। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रेस। छोटी छोटी डेफिनेशन है, जो स्ट्रेस है वो हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, उसको हम कहते हैं यहाँ पे आपका स्ट्रेस होएगा, और उसको हम डिफाइन करते हैं दिस विल बी इक्वल टू एफ बाई ए। और इसका याद रखना, इसकी जो यूनिट होएगी आप उसको लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन ये यूनिट आपकी प्रेशर की सेम होती है इसकी और प्रेशर की, बट एट द सेम टाइम इसको हम पास्कल में कंप्यूट नहीं करते हैं, सो डोंट कॉल इट पास्कल, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होएगा। और इसके डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस टू आपके इसके यूनिट इसके डायमेंशन होंगे। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे हम कहते हैं स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन हाउ द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट। तो स्ट्रेस जो है वो आपका इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने फोर्स कैसे अप्लाई किया है। तो पहले टाइप ऑफ स्ट्रेस है उसको हम कहते हैं नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नाउ यहाँ पे फोर्स अगर आपने नॉर्मली सरफेस पे अप्लाई किया है तो ये आपकी मान लीजिए रॉड है, उसको आपने ऐसे और ऐसे अप्लाई किया फोर्स, या फिर रॉड है उसको आपने ऐसे और ऐसे अप्लाई किया फोर्स, दोनों ही केसेस में आपका ये लॉन्गिट्यूडनल या फिर नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। इसके भी दो चीज़ें हो जाएंगी, जैसे पहले वाला जो है आपका ये तो होएगा टेंसाइल, और ये वाला होएगा कंप्रेसिव। कंप्रेसिव में क्या, बॉडी को हम कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, टेंसाइल में उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके नॉर्मल स्ट्रेस होंगे। बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगा कि आपने हर डायरेक्शन से उसके ऊपर फोर्स लगा रखा है, तो हर डायरेक्शन से 3 डायमेंशनल मान लो कोई स्फेयर है, उसको आप पानी में अंदर ले गए, पानी में जब आप उसने बलून को अपने अंदर वो किया है तो हर डायरेक्शन से पानी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको हम यहाँ कहते हैं आपका बल्क फोर्स। और ये आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में अप्लाई होता है। ये वाला आपका सिर्फ जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये आपका सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में अप्लाई हुआ है, इट अकर्स ओनली इन सॉलिड। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेस की बात हो गई। इसके बाद हम कहते हैं एक और आपका स्ट्रेस आता है विच इज कॉल्ड टेंजेंशियल या फिर आपका शेयर स्ट्रेस। नाउ इस केस में पिछले वाले उसमें नोटिस करना, ये दोनों आपके जो स्ट्रेस थे इसमें आपका एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि शेप आपका सेम रहेगा। शेप से सेम का मतलब है कि अगर आपका पहले स्फेयर था उसको आप पानी में ले गए तो उसका शेप जो है उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी भी उसको हम कहेंगे कि वो आपका स्फेयर ही है। रॉड है, उसे पकड़ के आप खींच रहे हैं या दबा रहे हैं, उसको हम कहेंगे शेप उसकी रॉड ही है। इस वाले केस में जब हम बात करते हैं शेयर स्ट्रेस में, यहाँ पे आपका वॉल्यूम हम कहते हैं सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे शेप चेंज हो जाती है। सिनेरियो ये है कि मान लीजिए आपकी टेबल है, पुरानी सी टेबल है, उस टेबल को आप ऊपर वाली सरफेस पे ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो ऐसे सरफेस पे जब आपने फोर्स लगाया है तो टेबल हल्की सी ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। इफ दैट इज द केस, उसको हम कहते हैं यहाँ पे आपका शेप चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। और यहाँ पे सक्सेसिव लेयर जो है, ऊपर वाली लेयर उसके नीचे वाली लेयर, दे विल मूव स्लाइटली डिफरेंटली, आपके यहाँ पे मूव करेंगे। इसका नीचे डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल कम होएगा, ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा होएगा। ये कहलाता है आपका शेयर स्ट्रेस। नाउ इट प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप, वॉल्यूम हम कहते हैं यहाँ पे सेम रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस केस में हम कहते हैं वॉल्यूम सेम रखते हैं हम यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे आती है आपकी स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फिगरेशन
डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी आप फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, वो सारी कहानी कर रहे हैं, तो जो आपके डायमेंशंस में चेंज आया उसको हम कहते हैं पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। इसके डायमेंशन नहीं होंगे बिकॉज ये उन्हीं दोनों चीज़ों का रेशो है। यहाँ पे पहला हम डिफाइन करते हैं लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन क्या है? वायर है, वायर को आपने खींचा तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, जो आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, उसको आप कहते हैं लीनियर स्ट्रेन। एरियल स्ट्रेन तो एरियल स्ट्रेन होएगा आपका चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। तो इस बार आप ऐसे और ऐसे करके आप चद्दर को खींच रहे हैं, रुमाल को खींच रहे हैं, इफ दैट इज द केस और आपके एरिया में चेंज आया, आप कहेंगे चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया, ये आपका एरियल कहलाएगा। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है आपका वॉल्यूम में चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तीनों। लास्ट होता है आपका शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन होएगा कि आप इसकी जब शेप चेंज कर रहे हैं, आपने उसको हल्का से ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगाया हुआ है, उस केस में शेयरिंग स्ट्रेन को हम कहते हैं दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल। डेल्टा एक्स आपका जो लेंथ में यहाँ पे हल्का सा चेंज आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो ये है, इसका tan थीटा जब आप लिखते हैं इसको आप कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। राइट, डेफिनेशन है, ध्यान रखना है इसको। यहाँ पे उसके बाद हम कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो इंपॉर्टेंट कर्व है अपने लिए, इसमें हम कहते हैं कि हमने एक बॉडी के ऊपर ग्रेजुअली उसका हमने वायर थी, वायर के ऊपर हमने वजन लटकाया और धीरे धीरे हम उसकी वैल्यू बढ़ाए जा रहे हैं बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड ऑन अ वर्टिकल सस्पेंडेड मेटल वायर। तो आपकी अगर मेटल वायर आपने सस्पेंड की हुई है ऐसे, ये आपकी वायर है, उसके ऊपर ये जो m है इसकी वैल्यू हम बढ़ाया जा रहे हैं। नाउ इस वजह से नोटिस करना, पूरे मैकेनिक्स में इस वायर को हमने इनएक्सटेंसिबल कहा था कि आपकी रस्सी कभी भी खींचेगी नहीं। पुली पे हमने कुछ भी लटका दिया था, 10-20 किलो 100 किलो कुछ भी लटका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि रस्सी आपकी कितनी खींचेगी, उसको हम यहाँ पे स्ट्रेन डिफाइन कर रहे हैं, उसी का हम यहाँ कर्व बना रहे हैं। हम ये कहते हैं बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लोड ऑन द वर्टिकली सस्पेंडेड मेटल वायर अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इनके बीच अगर हम ग्राफ बनाएंगे और जब आपका स्ट्रेन बहुत छोटा है, 2% से कम है, उस वाले केस में हम यहाँ पे कहते हैं, ये हमने इस जगह पे नोटिस किया, इस सिनेरियो में आपका स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया आपके स्ट्रेन के, और यहाँ पे इसका जो स्लोप आता है, आपका जो tan थीटा इसका स्लोप आएगा, उसको हम यंग्स मॉडुलस के बराबर कहते हैं, दैट विल बी इक्वल टू y विल बी इक्वल टू tan थीटा। तो स्ट्रेस आपका यहाँ पे स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, जितना स्ट्रेस आपने बढ़ाया या स्ट्रेन जितना आपने बढ़ाया उतना स्ट्रेस आपका बढ़ा, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, इसको हम हुक्स लॉ भी कहते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो आपका ये है, ये आपका इलास्टिक रीजन है। ई पॉइंट तक जाके तो आपकी वायर खिंच के वापस अपनी शेप रिगेन कर लेती है, यहाँ पे जाके आपकी वायर जो है वो ब्रेक हो जाती है, और उसके बाद सीधी सी बात है, रस्सी है, नीचे आप वजन लटकाते लटकाते मजाक में हाथी बांध दिया। इफ दैट इज द केस, रस्सी आपकी टूट गई और उस केस में आपकी वायर अपनी शेप में वापस नहीं आएगी, है ना। या फिर होएगा कि वो जैसे चिंगम या फिर आपका पिज़्ज़ा का जो चीज़ होता है, उसे आप खींचे जा रहे हैं, रबड़ बन गया है, लंबा हो गया वो, उस केस में अपनी ओरिजिनल शेप में वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम कहते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, जो आपका 2% स्ट्रेन की जब हम बात कर रहे थे, उस सिनेरियो में स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्ट्रेन के, और इसको हमने यहाँ नाम दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का। ठीक है, ये आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हुआ ई, ये क्या आ गया। ऑलराइट, उसके बाद हम यहाँ कहते हैं द वैल्यू ऑफ ई जो है वो डिपेंड करती है आपके नेचर ऑफ मटेरियल पे, बॉडी एंड द मैनर इन विच बॉडी इज डिफॉर्म्ड, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने उसको किस तरह डिफॉर्म किया है। यहीं पे अब इसकी ई की हम बात करते हैं, 3 अलग अलग सिनेरियो लेते हैं, और ये आपके टेम्परेचर पे भी बात करता है। ठीक है, तो 3 तरह के जो आपके स्ट्रेन थे, तीनों के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग ई की वैल्यू डिफाइन की। वैल्यू आपकी जो है लेंथ और वॉल्यूम इसके इंडिपेंडेंट होती है, बिकॉज अगेन ये आपका वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, लेंथ, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ये इसके इंडिपेंडेंट होएगा। ई की यहाँ पे हमने 3 वैल्यू डिफाइन की। पहला कहता है ई इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, तो अगर आपका लीनियर है उस केस में हम यहाँ पे यंग्स मॉडुलस डिफाइन करते हैं। अगर बल्क मॉडुलस, अगर आपका वॉल्यूम में स्ट्रेन आ रहा है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं बल्क मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम उस केस में डिफाइन करते हैं जो आप शेयर स्ट्रेन लगा रहे हैं। तो इन 3 तरह के स्ट्रेन के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग आपके ई की वैल्यू डिफाइन की है। एक को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तीनों के अलग अलग सिंबल हैं, ध्यान रखना, बट तीनों एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नाउ यहाँ पे कहते हैं यंग्स मॉडुलस, इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं, इसको आराम से समझते हैं। यंग्स मॉडुलस है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपने वायर के ऊपर जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो आया स्ट्रेस लगाने के बाद, उन दोनों का रेशो है, उसको आप यंग्स मॉडुलस कहते हैं।
और इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल लिख सकते हैं इसको आप, ये डेल्टा एल हो जाएगा आपका। डेल्टा एल है आपका चेंज इन लेंथ। A force is applied on a wire of radius r by hanging a weight of mass, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसको ध्यान रखना, y की वैल्यू हो जाती है mgl डिवाइडेड बाय आपका एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ। वही वाली कहानी है, मैं दोबारा कर रहे हैं, इस बार एरिया को हमने पाई आर स्क्वायर लिख लिया और ये आपका चेंज इन लेंथ है। राइट, इलोंगेशन इन अ वायर बाय इट्स ओन वेट, तो अगर आपने एक वायर है उस वायर को ऐसे लटका दिया है, ठीक है, अब वायर ऐसे लटकी हुई है, अभी तक हम इसको मैकेनिक्स में ये कह रहे थे आपके इनएक्सेसिबल वायर है वगैरह वगैरह, बट हम कह रहे हैं कि अपने ही वजन से इसकी लेंथ में चेंज आएगा। उसका जो डेल्टा एल का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, इसी फॉर्मूले से आप डेल्टा एल इधर लाए और डायरेक्ट आपकी ये वैल्यू आ जाती है। इस वैल्यू को ध्यान रखना, डी यहाँ पे आपकी डेंसिटी है जी डिवाइडेड बाय 2y, एल स्क्वायर डी जी डिवाइड बाय 2y, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। अगेन डेटा कौन सा दिया है उस पर डिपेंड करेगा, पर ये वैल्यू ध्यान रखना है ना। डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट है यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या है कि आपने एक रॉड ली और उसको दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में लगा दिया। ना जब आपने उसको रिजिड सपोर्ट्स के बीच में लगाया और टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो उस वजह से रॉड का, क्योंकि टेम्परेचर थर्मल एक्सपेंशन हुआ है, तो रॉड चाहेगी अपने आप को एक्सटेंड करना, ठीक है, लेकिन क्योंकि रिजिड सपोर्ट है वो कहेंगे तू कहीं नहीं जा रही, तो वो दोनों को सपोर्ट करके रखेंगे। वायर की लेंथ जो है वो आपकी सेम रहेगी, लेकिन उस केस में भी हम कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन आएगा। तो थर्मल स्ट्रेस जो उसको आप लिखते हैं y मल्टीप्लाइड बाय अल्फा डेल्टा टी, और थर्मल स्ट्रेन जो आएगा जिसको आप कहेंगे डेल्टा एल बाय एल, वो अल्फा डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। डेल्टा थीटा जो है या ये डेल्टा टी है आपका चेंज इन टेम्परेचर है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं, कई बार तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, ध्यान रखना ये। फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर, अगर इसी को हम जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते थे, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर स्प्रिंग वाले मोड में निकालें तो उस के की वैल्यू आ जाती है वाई ए बाई एल। वाई आपका यंग्स मॉडुलस है। अगेन यंग्स मॉडुलस जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो कॉपर का यंग्स मॉडुलस, स्टील का यंग्स मॉडुलस, आपका एल्यूमिनियम का यंग्स मॉडुलस वो डिफाइंड है, मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया डिवाइडेड बाय उसका लेंथ, ये कर देंगे तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। हालांकि आगे बढ़ते हैं, इसमें हम कहते हैं वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। तो अगर आपने एक वायर को हल्का सा स्ट्रेच किया है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इन स्ट्रेचिंग अ वायर वर्क इज डन अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्सेज, तो जितने भी आपके रीस्टोरिंग फोर्स है उनके अगेंस्ट हम वर्क करते हैं। उसको आप जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है दिस इज इक्वल टू हाफ वाई ए बाई एल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल का स्क्वायर। डेल्टा एल आपका चेंज इन लेंथ है डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल लेंथ, ये आपको ये जो है वाई ए डिवाइड बाय 2l, ये आपको वो दे देगा कि कितना वर्क डन हमने किया है ना। जो हमने वर्क डन किया है ये सारा वर्क डन आपका स्टोर हो जाता है उस वायर की पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो एनर्जी स्टोर्ड जो ये वैल्यू आएगी, अगेन ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये हाफ एफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल, ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड इन वायर होगी। और ये वाले तीन फॉर्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल पूछे हुए, एक दो बार तो ये फॉर्मूले ही पूछे हुए आपसे नीट में। हम यहाँ कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वो आएगा हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, या फिर वाई मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन स्क्वायर, या फिर स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2y। ये आपकी वैल्यूज है, इन फॉर्मूले को तीनों को ध्यान रखना है। ये आपका एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, ध्यान रखना है, ये टोटल एनर्जी नहीं है। टोटल एनर्जी तो ये है, इसी को आपने वॉल्यूम से जो डिवाइड कर दिया तो ये आपके तीन फॉर्मूले बन जाते हैं। डेटा कौन सा दे रखा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर तो आपको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है और स्ट्रेन पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेस पता है तो ये वाला यूज करेंगे, और यंग्स मॉडुलस नहीं पता है तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन को मल्टीप्लाई करके ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे सवाल बनते हैं, फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, एक बार फिर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहाँ कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ वायर अंडर इट्स ओन वेट। तो एक पर्टिकुलर सिनेरियो है कि आपने वायर ऐसे लटकाई और उस वायर का वजन इतना है और लंबी वायर है, इतना वजन है कि अपने ही वजन से वो टूट गई। ठीक है, इफ दैट इज द केस, लेंथ जो सेफ लेंथ आएगी उसको आप लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय डी जी। डी आपकी डेंसिटी है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और पी जो है उसको आप लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, जो उसका एम जी मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया, सॉरी फोर्स डिवाइड बाय एरिया आपको यहाँ पे प्रेशर दे देगा। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम सेफ लेंथ है, इससे ज़्यादा लटकाएंगे तो अपने ही वजन से वो रस्सी टूट जाएगी। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके बल्क मॉडुलस की। नाउ बल्क मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस आपका लेंथ में चेंज के लिए डिफाइन था, बल्क मॉडुलस आपका वॉल्यूम के उसमें डिफाइंड है। हम कहते हैं रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वहाँ पे हमने डिफाइन किया था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यहाँ पे हम कह रहे हैं रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसको आपने बल्क मॉडुलस डिफाइन किया है, तो दिस इज एफ बाई ए डिवाइड बाय
चेंज इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, और इसकी ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। P इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू आपका ये जो आ जाएगा P माइनस साइन के साथ डिवाइड बाय डेल्टा V बाय V, ये आपका बल्क मॉडुलस कहलाता है, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ पे इसलिए आता है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका कम होएगा, वॉल्यूम अगर आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर आपका कम होएगा, बिकॉज वहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। और B की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं जितने अपने यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और ये जो आपके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, तीनों पॉजिटिव होने चाहिए। डेफिनेशन में हमने ऐसा कहा है, इस वजह से हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। राइट, कंप्रेसिबिलिटी हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ आपका बीटा, आपका बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल, वो बताते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी अगर जीरो है, इसका मतलब आपका मटेरियल ऐसा कि कितना भी उसके ऊपर प्रेशर लगा लो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कंप्रेसिबिलिटी जीरो कहलाती है। राइट, तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है आपका, वो कहते हैं रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। तो हमने इससे पहले देखा नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय आपका लेंथ वाला स्ट्रेन, फिर हमने देखा आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पे हम कह रहे हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय आपका शेयर स्ट्रेन, जिसमें आप टेबल को टेंजेंशियली धक्का दे रहे हैं। उन दोनों का रेशियो आपका ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नीटा से आप इसे डिनोट करते हैं और उसका ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन, जो हमने थीटा जो हमने एंगल फाई डिफाइन किया था, इसको हमने कहा था x बाय एल, ये आपकी इसकी रिजिडिटी की वैल्यू आ जाएगी। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं पॉइजन्स रेशो। अगेन पॉइजन रेशो ये है कि अगर आपने एक रॉड को हवा में ऐसे लटका रखा है तो वो लटके लटके उसकी लेंथ इंक्रीज होगी और उसका रेडियस कम होएगा। ये पॉइजन रेशो आपका जो है ये मेटल्स के लिए, वायर्स के लिए डिफाइंड है, और ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। हम इसको कहते हैं दिस पॉइजन रेशो विल बी लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है कि उसका रेडियस में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, उनका जो रेशो है उसको आप पॉइजन रेशो कहते हैं। नेगेटिव साइन अगेन एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होएगा, इसलिए हम इसको यहाँ नेगेटिव साइन डिनोट करके रखते हैं। हालाइट, पॉइजन रेशो इज अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, बिकॉज ये आपका स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेन का रेशो है, और एनीवे स्ट्रेन में डायमेंशन नहीं थे तो स्ट्रेन को आप डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइजन रेशो आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट इस पर लास्ट टॉपिक है, ये चारों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे हम कहते हैं कि y आपका k, या इसको आप बीटा कह सकते हैं, इसको हमने यहाँ पे बीटा से पढ़ा है। बीटा, नीटा और सिग्मा, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये आपके चारों फॉर्मूले आप अच्छे से कंटेस्ट कर लें, ये आपको याद होने चाहिए। चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। नीट 2019 में आपसे सवाल पूछा गया। क्वेश्चन सेज व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l, लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स l प्लस छोटा l, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर कितनी होगी। ना इसको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए, आपका हाफ mgl ये आपका आंसर आएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा, पता होना चाहिए। कैसे आया बात कर लेते हैं। हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको आप लिखते हैं हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी। ना यहाँ पे आप इसको लिखेंगे हाफ, जो आपका स्ट्रेस होएगा उसको आप लिखेंगे फोर्स यानी कि mg डिवाइडेड बाय एरिया, मल्टीप्लाइड बाय जो स्ट्रेन है उस स्ट्रेन को आप लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल, ये आपकी बनी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ ए मल्टीप्लाइड बाय एल जो है ये आपका वॉल्यूम बन जाएगा, तो यहाँ से वॉल्यूम कट जाएगा, तो आपकी फाइनली दिस इम्प्लाइज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय mg मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल, ये आपकी वैल्यू होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया नीट के एग्जाम में। क्वेश्चन सेज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फॉर टू डिफरेंट मटेरियल x एंड y। तो x और y दो मटेरियल है, उनके लिए हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बनाया। इट इज ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल x के जो आपके जो कर्व बना आपका, तो जो आपका ऐसे कर्व बनता है, ऐसे जाके ये कर्व आता है, यहाँ पे हम कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन आपका प्रोपोर्शनल है। x के लिए आपके जो दो पॉइंट है अगल बगल आए फॉर x एंड बट फार अपार्ट फॉर y के लिए बहुत दूर दूर थे। सवाल है इन दोनों के बारे में हम क्या कह सकते हैं। नाउ जिस मटेरियल के लिए ये दोनों पॉइंट अगल बगल आए हैं कि आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट अगल बगल है, वी कैन से x जो है आपका वो ब्रिटल है। ब्रिटल मतलब कि आपकी सेफ लिमिट और आपकी जो फ्रैक्चर वाली लिमिट है जहाँ पर टूट जाएगा, अपनी शेप में वापस नहीं आएगा, वो अगर अगल बगल है तो बहुत ही ब्रिटल है। जैसे आप किट कैट खाते हैं, उसको हल्का सा ट्विस्ट करें, छोड़ दें, वापस अपनी जगह आ जाएगी। उसको एक हल्का सा ट्विस्ट करें, वो करेंगे तो उस केस में वो उसके अंदर जो वेफल है वो टूट जाता है और अपनी शेप में वापस नहीं आएगा, तो दैट इज ब्रिटल।
अगर वही आपका दूर दूर है, ऐसे डेयरी मिल्क है, मैं एग्जांपल आपको ऐसे ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, उसको अगर आप ऐसे करेंगे अगेन, अगर हल्की सी वो गलत एग्जांपल हो गया हालांकि, बट लेट्स कंटिन्यू विद इट। अगर वो हल्की सी एकदम बहुत फ्रिज में से नहीं निकाली है तो हल्का सा उसको करेंगे, वापस शेप वापस ले लेता है, वो वाला मटेरियल आपका डक्टाइल हो गया। सो विच मीन्स ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर, कि आपका अगर ये लिमिट यहाँ पे और यहाँ पे है किसी मटेरियल के लिए दूर दूर, तो डक्टाइल मटेरियल को आप खींचेंगे, छोड़ेंगे, वापस अपनी जगह आ जाएगा, तो डक्टाइल हो गया। और अगर फटाफट एक जगह यहाँ तक तो सेफ था, हल्का सा और बढ़ाया, वो टूट गया, तो आपका वो ब्रिटल कहलाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में आपके नीट के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन से टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव द सेम वॉल्यूम, दोनों की सेम मटेरियल से बनी है, वॉल्यूम दोनों का सेम दिया हुआ है। फर्स्ट वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द सेकंड वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a। इफ लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल, आपने पहली वायर को ऐसे खींचा कि उसकी लेंथ जो है आपने डेल्टा एल से इंक्रीज की बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ, उसके ऊपर फोर्स एफ लगाया था। हाउ मच फोर्स इज नीडेड, हाउ MUCH होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय द सेम, आपको लेंथ अगर उसको एक्सपेंड करना हो, स्ट्रेच करना हो, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। नाउ इस केस में वॉल्यूम क्योंकि सेम है, तो सिनेरियो ये है कि ये मान लीजिए आपका एक वायर जिसका एरिया ए है, और फर्स्ट वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और दूसरी वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 3a है। नाउ इस केस में अगर मान लीजिए दोनों का क्योंकि वॉल्यूम सेम है, तो इसकी लेंथ अगर a है तो इसकी लेंथ आपकी 3l होनी होगी, बिकॉज आप वॉल्यूम जो उसको लिखते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ लिखते हैं, तो इसका अगर एरिया a है तो इसकी लेंथ 3l है, तो इसका एरिया a तो इसकी लेंथ l है, ये कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इस केस में आपने पहली वायर को खींचा, एफ फोर्स लगाया, और उसकी लेंथ जो है एफ फोर्स लगा के डेल्टा एल मान लो इंक्रीज हो गई। नाउ यहाँ पे हम लिखते हैं आपका यंग्स मॉडुलस जो आता है उसको हम लिखते हैं FL डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल, विच इम्प्लाइज एफ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स विल बी इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ये आपके फोर्स की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू वाई ए, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं सेम मटेरियल दिया हुआ है तो वाई दोनों का सेम होएगा, वाई ए मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल आपने उसको खींचा है, ये F1 फोर्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लेंथ है आपकी 3l, ये आपका पहली इक्वेशन बन गई। नाउ इस केस में जो आपको F2 की वैल्यू बतानी है, F2 होएगा आपका y मल्टीप्लाइड बाय a, एरिया उसका 3 होएगा तो इसको हम 3a लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3a मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका लेंथ एल। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो हम कह सकते हैं ये आपकी इक्वेशन 2, हम 2 में से फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप F2 डिवाइडेड बाय F1 है उसको लिख सकते हैं, ये आएगा आपका y 3a डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाइड बाय जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, सो ये आएगा 3l डिवाइडेड बाय ya डेल्टा एल। ना यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, a डेल्टा एल और l कैंसिल हो जाएगा, सो आपका आ गया F2 विल बी इक्वल टू 9F1। तो आपको 9 गुना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बिकॉज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 3 गुना है, विच मीन्स ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नाउ नीट 2017 का सवाल है, क्वेश्चन से द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, वो हमें दिया हुआ है B। राइट, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर P, हमें बताना है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस क्या आएगा। तो ये आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, सब तरफ से आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया है यानी कि प्रेशर लगाया है ऐसे करके, और इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम होएगा, वॉल्यूम कम होएगा यानी कि आपका रेडियस भी कम होएगा। बीटा आपने को पता है, बीटा को बाय डेफिनेशन हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V बाय V, ये आपकी वैल्यू आएगी। ना सबसे पहले तो यहाँ लिखते हैं जो आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका जो वॉल्यूम है उसको आप लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इसको छोटा r लिख लेते हैं, राइट, पाई आर क्यूब, ये आपकी वैल्यू आएगी। नाउ इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें डेल्टा आर पे, सो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा V विल बी इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर डेल्टा आर, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो डेल्टा V बाय डेल्टा आर ये वैल्यू आ गई। नाउ इसको आप डेल्टा V लिखें, इसको V लिखें, हमें क्योंकि यहाँ पे फिगर चाहिए डेल्टा V बाय V का, तो डेल्टा V बाय V को आप लिख सकते हैं डेल्टा V डिवाइडेड बाय V, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, एक्चुअली इक्वेशन 1 ये होगी 2 3, इससे उसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये जो वैल्यू बचेगी इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू, ये आएगा डेल्टा V यानी कि आपका 4/3 पाई मल्टीप्लाइड बाय 3r स्क्वायर डेल्टा R डिवाइडेड बाय, ये होएगा आपका इससे डिवाइड, इसको आप लिखेंगे 4/3 पाई
मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब। नाउ यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आपका आर क्यूब और आर स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर बाय आर। तो डेल्टा वी बाय वी आया डेल्टा आर बाय आर, और इसको हम वहाँ इंसर्ट कर देंगे, यानी कि आपका b विल बी इक्वल टू, ये आएगा आपका माइनस साइन के साथ p डिवाइडेड बाय डेल्टा v बाय v बना आपका 3 डेल्टा आर बाय आर। हमें डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू बतानी है, इसको ले आते हैं। तो यानी कि आपका फाइनल आंसर डेल्टा आर बाय आर विल बी इक्वल टू माइनस p डिवाइडेड बाय 3b, ये वैल्यू रहेगी। हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो माइनस साइन हम इग्नोर करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर आपका जो सी है p/3b, दैट वुड बी द राइट आंसर।